दोस्तों नमस्कार, मैं हूं करताराम यादव। आप देख रहे हैं भारत क्राइम। दोस्तों शम्स ताहिर खान सर जब फील्ड में रिपोर्टिंग किया करते थे उस दौरान वो बताते हैं कि जब हम बैतूल में रिपोर्टिंग खत्म करके जब वापस आ रहे थे तो हमें घर पर एक कॉल करनी थी। कॉल करने के दौरान जब वो पीसीओ पर गए, अधिकतर पहले मोबाइल कम ही हुआ करता था, ज्यादातर लोग पीसीओ से ही बात करते थे। तो सर बताते हैं जब हम पीसीओ पर जब सर बात कर रहे थे उस दौरान कुछ गुंडे आ जाते हैं और उनके पिस्तौल के बल पर उनके पैरों के ऊपर पैर रखकर किस तरह उनके साथ बदतमीजी करते हैं। तो आज तक के एक इंटरव्यू में सर ने क्या बताया है और आइए जानते हैं कि उस घटना के बारे में कि उस दिन सर के साथ क्या हुआ था। नमस्कार सर, एक ऐसा ही किस्सा था क्योंकि दर्शक भी जानना चाहते हैं कि आप कुछ रिपोर्टिंग के लिए गए थे और फिर बंदूक की नोक पर आपको आधे घंटे के लिए रखा गया था। वो कौन सा किस्सा था? मैंने कई बार बताया। वो बैतूल में गया था एक भूतों का मेला कवर करने के लिए। तो वहाँ से लौट रहा था, हाईवे पे घर पे फ़ोन करना था। मोबाइल उस वक्त बहुत कम था और एक हाईवे पे पीसीओ मिला, वहाँ गया। तो जब पीसीओ के अंदर फ़ोन करा था, बाकी गाड़ी में हमारे बाकी लोग बैठे हुए थे, कैमरामैन सर शिकारपुरी भी थे, हंस रहे हैं। तो और भी 2 लोग थे, तो और एक ड्राइवर था भोपाल का। तो सारे बैठे हुए थे, इनोवा कार थी मुझे याद है। तो अंदर गए तो वहाँ पे बात की घर पे। पर्स गाड़ी में भूल गया था, निकलने लगा तो एक ने पैर से रोक दिया मुझे फिर मुझे बैठा दिया। फिर मेरे पैर के ऊपर अपने उसने जूते रखे। फिर ऊट पटांग बातें करने लगा। एक के पास पिस्टल फिर दिखे, पीछे दरवाज़ा था, उसके पीछे खेत। और मुझे लग गया कि ये लोग अच्छा वो ड्रिंक किए हुए थे। सामने बच्चा था जिसका वो पीसीओ था। तो अब वो बैठे हुए, मैं ये सोच रहा हूँ मेरी गाड़ी से ये लोग आएंगे कि इतना लेट तो बात करता नहीं आदमी, घर पे कितना उस वक्त बात करता, 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा हो गया, कोई उतर के आ भी नहीं रहा पूछने के लिए। इन लोगों को लग रहा लंबी बात कर रहा हूँ। तो फिर ये था कि अब मुझे वहाँ से ना निकलूँ तो शायद मार दें, खेत में फेंक दें। तो मैं एक ही ऑप्शन था, उनके पैर को उछालूँ और दरवाजे के बाहर निकल लूँ, क्योंकि उनके चेयर और दीवार के बीच में इतना गैप था कि अगर मैं पैर उछालूँगा तो वो नीचे गिरेंगे, जब तक संभलेंगे मैं भाग जाऊँगा। तो लास्ट में ये हुआ कि जो होगा देखा जाएगा। एक साथ 2 लोगों के पैर उछाले, दरवाजे को धक्का दिया, अंधाधुंध दौड़ा। नसीब अच्छा था, गाड़ी का पिछला दरवाज़ा खुला हुआ, ड्राइवर होशियार भोपाल का, समझ गया कुछ गड़बड़ है। उसको मैं चीखा भागो, तब तक वो लोग पीछे पीछे दौड़े। फिर तो गाड़ी 1 2 3। बाद में कॉमेडी ये हुई कि जो पीछे बैठे हुए थे ये सब, मैं तो गुस्से में ऊपर से डरा हुआ। तो मैंने कहा यार इतनी देर से अंदर हूँ, कम से कम कोई आगे चेक तो कर लेते। तो हंसे। फिर बोले साहब वो पीछे लोग आपके फ़ैन थे क्या जो भाग रहे थे? अब उस आलम में भी मुझे फिर हंसी आ गई कि फ़ैन ऐसे पागल की तरह नहीं दौड़ते कि वहाँ पे जान बचाना मुश्किल हो गया। फिर हम लोग जहाँ उस रात रुके थे, गेस्ट हाउस, कुछ सरकारी गेस्ट हाउस था, तो उस इलाके के जो एसपी थे शायद, उनसे हम लोगों की दोपहर को बात हुई थी, उनसे मिलना था। तो रात को फिर उनको फ़ोन करके बताया ये इंसिडेंट हुआ 50 किलोमीटर दूर पहुंचकर। तब उन्होंने कहा कौन सी जगह आप बताइए। तो इत्तेफाक से फिर मैंने घर फ़ोन किया। फिर सावी से पूछा, वाइफ से, कि जो मैंने कॉल किया था उसका नंबर तुम्हारे पास हो। उसने नंबर दिया, फिर वो एसपी साहब को दिया। फिर वो वहाँ गए, वहाँ से 5 लोगों को उठाया। इत्तेफाक से वो सारे पड़ोसी थे, बैड एलिमेंट थे, लेकिन उन्होंने कहा कि उसमें एक बच्चा है जिसका कल बोर्ड का एग्ज़ाम है, तो उसका करियर ख़राब हो जाएगा। तो मैंने कहा उस बच्चे ने वैसे भी कुछ नहीं किया था, वो खामोश बैठा हुआ था, तो उसका नाम हटा दें। तो जो कंप्लेंट दिया था उसमें से उसका नाम हटा दिया। बाकी फिर चले गए थे जेल, लेकिन उसके बाद क्या हुआ हम लोगों ने कभी फॉलो अप नहीं किया। लेकिन आप सर खतरों के खिलाड़ी निकले हो, मतलब आपने पूरा एक फिल्म का सीन चल रहा था। कुछ ना कुछ होता रहता है, लेकिन ये है कि अगर आप इन सब चीज़ों से डरोगे तो क्राइम रिपोर्टिंग क्या करोगे? और दूसरा, ज़िंदगी मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है। मतलब किसने सोचा था कि इंदिरा गांधी को उनके घर के अंदर उनके जिनकी जिम्मेदारी उनकी हिफाजत की थी वही गोली मार देंगे? किसने सोचा था कि अभी ये जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश किया कि वो बेचारे सारे डॉक्टर MBBS जो पढ़ाई कर रहे हैं हॉस्टल में मेस में खाना खाने आए। अब सोचो ना उनका उस प्लेन से कोई लेना देना है, ना उनको ट्रैवल करना है, और वो आके उनके मेस में गिर जाए, है ना? तो ये चीज़ें कब कहाँ कैसे हो जाए। टीवी पे नया नया आया था तो लोग मुझे जानते नहीं थे। स्टिंग ऑपरेशन वही शख्स कर सकता है जिसका चेहरा आम ना हो,
जिसको लोग पहचाने नहीं। अगर मैं आज ये कहूँ कि मुझे स्टिंग ऑपरेशन करना है तो या तो पिटूंगा या पकड़ा जाऊंगा या धुलाई होगी, कुटाई होगी, लेकिन स्टिंग ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होगा, इसलिए कि लोग पहचानते हैं, वो पकड़ लेंगे कि यहाँ क्यों आया। तो शुरुआती दौर में ये नया नया आया था कि स्टिंग ऑपरेशन करना है। स्टिंग की बुनियाद इसलिए पड़ी थी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके कैमरे पर खुल के कोई नहीं बोलता है, तो छुप कर एक तरह से चोरी छुपे रिकॉर्ड करना, लेकिन क्यों? नेशनल इंटरेस्ट में, किसी का भला हो, ये नहीं किसी को ब्लैकमेल करने के लिए। तो शुरुआत में याद है कि मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही स्टिंग ऑपरेशन किया था। वो जब मुझे पता चला था कि बिहार के बहुत सारे जो क्रिमिनल हैं वो जेल में हैं, बेऊर जेल में, और वो सब मेडिकल इलाज के नाम पर पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। तो मैं था, मेरे कैमरामैन सुबोध भोपाली, हम दोनों गए हुए थे, वहाँ सब कुछ हो रहा था। उस वक्त स्टिंग ऑपरेशन के लिए कैमरा भी जो है वो बड़ा अजीब सा आता था, तो बैग में था, बैग के बेल्ट पे लगा हुआ था। उनमें से किसी को शक हो गया तो हमने वो बैग फेंक दिया था। फिर ये हुआ कि जिस जगह पे हॉस्पिटल में हम बैठे थे वहाँ पे एक सीवर का ढक्कन था, पता चला वो ढक्कन खुलता है और वो अंदर आप सीधे बराबर में हॉस्पिटल के गंगा नदी है, तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप। तो ये लगा कि अगर पकड़ लिए गए तो वो कम से कम 7-8 थे, तो वो सब वहाँ पे अपना ड्रिंक कर रहे हैं, टीवी लगा हुआ है। और ये था कि अगर वो स्टिंग ऑपरेशन पकड़ा गया तो फिर उसी सीवर का ढक्कन खुलेगा और हम लोगों को भी अंदर डालेंगे और फेंक देंगे। तो भयानक डर तो था। और डर ये था कि जब वहाँ से किसी तरह बच के निकले तो नेक्स्ट डे फ्लाइट थी पटना से दिल्ली की, पर उन्हें हमने बता दिया था कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं, तो ये भी था कि वो रात को होटल ना पहुँच जाए। तो फिर हमने रात को ही गाड़ी टैक्सी बुक की, वहाँ से रांची गया बाय रोड, रांची से फिर फ्लाइट पकड़ी, फिर दिल्ली आया।